नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आज हम अपनी जो आई दृष्टि की बुक है उसके करंट अफेयर्स जिसमें हम पढ़ रहे हैं उसके पार्ट 15 को देख रहे हैं। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर MCQs को कवर कर रहे हैं जो कि आपकी आई दृष्टि की बुक पर बेस्ड MCQs क्रिएट किए गए हैं। तो चलिए आज हम पार्ट 15 को देखते हैं और आप सबसे आशा करते हैं कि बाकी के पार्ट्स को आपने बहुत बेहतर तरीके से देखा होगा, समझा होगा। आज कितनी तारीख है? 4 अक्टूबर है। तो अपनी तैयारी के लिए युद्ध स्तर पर लग जाइए क्योंकि 12 अक्टूबर को आपका यूपीपीएससी का प्रीलिम्स है। तो बिल्कुल भी अब आलस त्याग दीजिए और मतलब ये अंतिम क्षण है आपके प्रीलिम्स के लिए जिसमें आपको डू और डाई वाली कंडीशन रखनी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इस किताब से जो मैं एमसीक्यूज करा रही है, इस बुक को जो शाम को 5 बजे मैं कवर कराती हूँ मंडे टू सैटरडे, और तो संडे को भी कराऊंगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। इनसे कुछ सवाल पक्के हैं क्योंकि आप हमेशा देखेंगे 30 से 32 से 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के हर साल यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछता है। तो आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी ये प्रश्नों की संख्या 38 भी पहुंच जाती है, तो बहुत बड़ा कवर करता है ये पोर्शन। और आई दृष्टि की बुक उसके लिए मतलब समझिए रामबाण का काम करती है। ठीक है, तो क्या करना है, संकल्प से सफलता टाइप करिए यूट्यूब पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है आपका आज का, कहता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छ गंगा नगरों की श्रेणी में कौन सा नगर शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है? ऑप्शन है वाराणसी, प्रयागराज, पटना, अनूपनगर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज हो जाएगा। आइए इसका जो है अगला इसके एक्सप्लेनेशन से इसको समझते हैं। देखिए इस पे क्या है ना कि ये मेरा पहली बार है कि इस पे थोड़ा सा रुक जाइए, ये स्लाइड कैसे होगी देख लेती हूँ एक सेकेंड। चलिए इसको इस प्रकार से देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन हमने जैसा कि कहा ऑप्शन बी इसका उत्तर करेक्ट होगा, यानी कि प्रयागराज में जो है 2024-25 में अगर हम देखें तो स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2016 में इसको लाया गया था, जहां पर 73 शहरों के लिए जारी किया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2016 में किसके द्वारा, केंद्रीय आवास शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, 2024-25 17 जुलाई 2025 को जारी किया गया, 9वां संस्करण है इस बार। और इसका मुख्य विषय इस बार का जरूर याद रखना है। इसका मुख्य विषय क्या है? ट्रिपल आर है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है, ट्रिपल आर आपकी मूवी भी आई थी ना, इस हिसाब से याद रखिए। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, यानी कि कम करें। ठीक है, उसको रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज मतलब पुनः उपयोग में लाना चीजों को, और रिसाइकिल मतलब पुनर्चक्रण करना। तो ट्रिपल आर पहले से रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। और 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग के नाम की से श्रेणी की भी शुरुआत की गई, यानी कि 2024-25 से जो नई श्रेणी 9वीं संस्करण आया है उसके अंतर्गत एक नई श्रेणी को जोड़ा गया है जिसमें क्या नाम रखा गया, सुपर स्वच्छ लीग के नाम से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें और 2-3 चीजें हम देख लेते हैं नीचे। जैसे अगर रैंकिंग की बात करिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। जैसे सुपर स्वच्छ लीग जो नई रैंकिंग इसमें जोड़ी गई है उसको देखते हैं, वो क्या कहता है। वो ये कहते हैं कि भाई 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या की श्रेणी जो है, यानी कि मिलियन प्लस सिटीज में इंदौर रैंक 1 पे है और सूरत रैंक 2 पे है और नवी मुंबई रैंक 3 पर है। ये जो नई रैंकिंग जोड़ी गई है। और जहां पर 3 से 10 लाख की जनसंख्या है वहां पर उसको बिग सिटीज में, जैसे नोएडा रैंक 1 पर है, चंडीगढ़ 2 पर है, मैसूर 3 पर है। अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है, जो सुपर स्वच्छ लीग में तो 3 से 10 लाख की श्रेणी के अंतर्गत यूपी में कहाँ नाम आ रहा है, यूपी का किस शहर का नाम है, तो नोएडा। अगर एनसीआर देखे तो नोएडा आपका आता है। ठीक है, 50,000 से 3 लाख जनसंख्या की श्रेणी में नई दिल्ली रैंक 1 पर है, तिरुपति रैंक 2 पर, अंबिकापुर आपका रैंक 3 पर है। क्लियर है? आगे बढ़े। स्वच्छ शहर अवार्ड जो 2024-25 में देखेंगे, 10 लाख से ज्यादा संख्या श्रेणी में अहमदाबाद नंबर 1, भोपाल नंबर 2 और यूपी के संदर्भ में देखें तो रैंक 3 में आता है। ठीक है, यूपी का एक शहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे क्या कह रहा है कि इसी के अंतर्गत जहां पर हम बात कर रहे थे स्वच्छ शहर, ठीक है, जहां पर हम बात करते हैं स्वच्छ शहर अवार्ड में, इसमें 3 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में मेरा भाईदार रैंक 1 पर, बिलासपुर रैंक 2 पर, जमशेदपुर रैंक 3 पर है। वहीं 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या की श्रेणी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो देवास रैंक 1 पर, कराड़ रैंक 2 पर, करनाल रैंक 3 पर है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में शीर्ष स्वच्छ 5 गंगा नगरों की रैंकिंग देखे तो प्रयागराज नंबर 1 पे, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। फिर वाराणसी, फिर कानपुर, फिर पटना, फिर अनूपनगर है। शीर्ष 5 स्वच्छ छावनी परिषद, इसको मैंने आई दृष्टि की जो बुक है ना, जो शाम को मैं आपको पढ़ाती हूँ,
5 बजे, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर कराया है, ठीक है? उसके लेक्चर्स पड़े हुए जाके देख लीजिए। सिकंदराबाद कैंट रैंक 1 पर है, देवलाली कैंट रैंक 2 पर है, महू कैंट आपका रैंक 3 पर है, अहमदाबाद कैंट आपका रैंक 4 पर, खड़की कैंट आपका रैंक 5 पर है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से संबंधित कौन से कथन सही है? इस योजना के तहत देश भर से 100 जिलों का चयन किया जाएगा। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर 2030-31 तक चलेगी। यह योजना 36 मौजूदा केंद्रीय योजनाओं का समन्वय किया जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सारे कथन आपके पूरी तरीके से यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, अगर कुछ उसमें नया है तो। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन कहती है कि यही सब चीजें हैं कि इसमें इस कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है 11 केंद्रीय मंत्रालय विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के समन्वय से किया जाएगा। ठीक है, समन्वय से किया जाएगा। योजना का वार्षिक वित्तीय परिव्यय 24,000 करोड़ रखा गया है, यानी 6 वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1.44 लाख करोड़ इस कार्यक्रम में व्यय किए जाएंगे। स्पष्ट है? आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हाल ही में डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और दूसरा, डिजिटल इंडिया मिशन का आदर्श वाक्य क्या रहा है? सशक्त बनाने के लिए सशक्त करना। क्या? सशक्त बनाने के लिए सशक्त करना है। तो ये इसका क्या है यहाँ पर? इनका जो विषय, ये आदर्श वाक्य इस बार इनका रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा, दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। तो ये 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया मिशन को, और ये मिशन के 10 साल पूरे हो गए, क्योंकि 2015 में शुरू किया था, अब 2025 है। इसका आदर्श वाक्य है पावर टू एम्पावर, यानी कि पावर टू एम्पावर है, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है कि सशक्त बनाने के लिए सशक्त करना है, या फिर तीनों चीजों को समझ लीजिए ताकि कोई भी आए तो आपको टिक करना है। शक्ति से सशक्त बनना, सशक्त बनाने के लिए सशक्त करना, या फिर पावर टू एम्पावर। ठीक है, इंग्लिश में तो आपका यही होगा पावर टू एम्पावर, तो इसको याद रखिए। इसलिए कहा जाता है इस कथन भी यही सही माना जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन द्वारा एशिया के सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई? भारत, चीन, लाओस, बांग्लादेश। भारत, चीन, लाओस, बांग्लादेश, तो आपकी भारत में हुई है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के द्वारा। कह रहे हैं कि रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन ने भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता के सहयोग से 1 से 3 जुलाई 2025 के बीच में नई दिल्ली में एशिया में सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई है। 24 सदस्य देशों के 38 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। भारत रासायनिक अस्त्र कन्वेंशन का मूल हस्ताक्षरकर्ता देश रहा है, यानी कि जब बना था तो उस टाइम पे ये था, और रासायनिक हथियारों का पूर्ण विनाश 2009 से ही कर चुका है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहे हैं? और इसमें कह रहे हैं कि जो इसका उद्देश्य क्या है भाई, इसको बनाने का उद्देश्य होगा ना कुछ, तो एशियाई सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, रासायनिक हथियारों के उन्मूलन के लिए सूचना साझा करना और रणनीति तैयार करना। रासायनिक अक निषेध जो है, ठीक है, रासायनिक अस्त्र निषेध, माफी चाहते हैं, रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन की स्थापना 29 अप्रैल 1997 को हुई, और इसका मुख्यालय द हेग यानी कि नीदरलैंड में है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, प्रक्रिया जो है शुरू की है। इसके तहत किस तारीख को अर्हता तिथि मानकर सूची का पुनर्निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए 30 सितंबर 2025, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2025, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2025, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2025। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 जुलाई 2025। आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं इसको। कह रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर जो है, इसके लिए 1 जुलाई 2025 को एलिजिबिलिटी डेट के रूप में मानकर सूची का पुनर्निर्माण कार्य संचालित किया। ये 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बिहार एसआईआर की सफलता में बूथ लेवल अधिकारी में केंद्रीय भूमिका है। प्रवासी मतदाताओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने को प्रोत्साहित किया गया इसके अंतर्गत। वहीं आप देखेंगे, कह रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र, ध्यान दीजिएगा, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कागजात के लिए आयोग ने प्रमाण के विकल्प के तौर पर एक लचीली सूची को भी जारी किया है। इस प्रक्रिया में
ECINET एक समेकित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के लिए भी विकसित किया गया है। ठीक है, और 2025-21 जुलाई को बिहार देश का प्रथम ऐसा राज्य बन गया जहां सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता होंगे। पहले ये सीमा 1500 तक केंद्र पर पहुंच जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, कह रहे हैं कि एक सेकेंड, अगला प्रश्न आपका कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अमृत मिशन के मुख्य लक्ष्य कौन-कौन से हैं? हर घर को सुनिश्चित नल जल कनेक्शन प्रदान करना, शहरों में हरित खुले स्थान बढ़ाना, इसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित करना है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सारे कथन पूरी तरीके से ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन से इसको समझते हैं। कह रहे हैं कि अमृत मिशन जो शुरुआत है वो 25 जून 2015 को हुई, यानी कि अब इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस योजना का पूरा नाम अगर हम देखें अमृत मिशन का, तो क्या है, अटल कायाकल्प एवं शहरी मिशन था। जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि 485 शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, शहरी परिवहन, वर्षा जल निकासी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। और समझते हैं, कह रहे हैं इसके बाद मिशन के 3 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित थे, जैसे हर घर को सुनिश्चित नल जल कनेक्शन, सीवर कनेक्शन प्रदान करना, शहरों में हरित खुले स्थान यानी कि पार्क आदि बढ़ाकर जीवन की सुख सुविधा बढ़ाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित कर प्रदूषण कम करना। 1 अक्टूबर 2021 को अमृत मिशन 2.0 मिशन प्रारंभ किया गया है। यहाँ तक स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है यहाँ पर, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको हम IBCA कहते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है आई दृष्टि की बुक में, और वैसे भी जो मैं करंट अफेयर्स रात को 8 बजे लाइव लेती हूँ उसमें भी पढ़ाया है। प्रथम बैठक, IBCA की प्रथम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो देखिए इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, या भारत के केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री। तो किसने की है, बिग कैट अलायंस। यहाँ पर देखिए 7, अभी हम इसको नीचे समझ लेंगे। चलो, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आइए इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि 16 जून 2025 को IBCA की प्रथम बैठक आयोजित कहाँ हुई, नई दिल्ली में हुई। अध्यक्षता किसने की, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। इस बैठक में 9 देशों की मंत्री स्तरीय निधिमंडलों ने भाग लिया, और IBCA का शुभारंभ 20 मार्च 2023 को किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, विश्व की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, तेंदुआ, शेर, हिम तेंदुआ, ठीक है, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये प्रजाति का संरक्षण करना है। भारत में ये 5 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि ये 2 प्रजातियां भारत में नहीं पाई जाती है। तो ये भी हो सकता है आपका प्रश्न बन सके, तो ध्यान रखना है। बाघ, तेंदुआ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता पाया जाता है, जगुआर, प्यूमा भारत में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि हाल ही में उल्लास, ये सब मैंने अपना जो शाम को 5 बजे वाली लाइव क्लासेस आती है आई दृष्टि की, उसमें कवर कराया है। हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, लद्दाख। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और लद्दाख। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो मिजोरम है ना भारत का, इसको जूम इन कर लेते हैं। मिजोरम वह पहला भारतीय स्टेट बन गया है जिसने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी हासिल किया है। और ये ऐतिहासिक उपलब्धि 20 मई 2025 को घोषित की गई, जब राज्य की PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार 98.20% कार्यात्मक साक्षरता दर दर्ज की गई है, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 95% की सीमा को पार कर चुकी है। दूसरे नंबर पर कौन है, गोवा है। तीसरे नंबर पर आपका पूर्ण साक्षरता राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है। इसके अलावा 24 जून 2025 को लद्दाख भारत की पहली पूर्ण साक्षर UT बन गया है। तो UT में आपका लद्दाख है, बाकी आप देखेंगे सारे आपके जो स्टेट्स हैं उसमें पहले नंबर पर आपका मिजोरम, दूसरे नंबर पर गोवा, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है। ठीक है, तो मिजोरम, फिर आपका गोवा, फिर आपका क्या है, त्रिपुरा है। और UT में अगर बात करें तो UT में आपका लद्दाख है। याद रहेगा, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में उद्घाटन किए गए चिनाब रेल पुल से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है। इसका उद्घाटन 6 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी पुल की लंबाई 1315 मीटर है। इसकी स्ट्रक्चरल जो डिटेलिंग है वो टेक्सला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो ऑप्शन ए, यहाँ पर इसका मतलब ऑप्शन ए सही नहीं है। तो देखते हैं इसका उद्घाटन जो है कुछ नहीं किया, बाकी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। आइए इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं।
कह रहे हैं कि इसका उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जबकि वो वहां पर राष्ट्रपति की बात कर रहे थे। ठीक है, इस दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक स्पष्ट हो गई सारी चीजें, यहाँ तक स्पष्ट हो गई सारी चीजें। चलिए इसको अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या होगा? चलिए देखते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तो ये हरियाणा इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। ये रहा एक्सप्लेनेशन। इस टर्मिनल का जो उद्घाटन है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा हरियाणा के मानेसर के मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड संयंत्र में किया गया है। और ये टर्मिनल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के नाम से जाना जाता है और इसे भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल माना गया है। ये टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन पर हर साल लगभग 4.5 लाख वाहनों का सीधे मालगाड़ियों से लादकर भेजने की क्षमता रखता है। स्पष्ट है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका वो नाम उसका क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया, ठीक है, मिराविलिस से जो है विभूषित इनको किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तंजानिया, नामीबिया, सूरीनाम या ब्राजील। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, यानी कि नामीबिया में। देखिए मैं बता रही हूँ बार बार, जो आप देखेंगे शाम को 5 बजे जो मैंने क्लास कराई है ना आई दृष्टि की, मंडे टू सैटरडे में, उसमें मैंने ये जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला आप लेक्चर देखेंगे तो उसके तहत मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा संकल्प से सफलता का यूट्यूब चैनल। इसमें देखिए मैंने लेक्चर नंबर उसमें पढ़ाया है आपको, जिसमें ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण ये हो गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब आप आएंगे ना, तो ये जितने भी देश के जैसे प्रधानमंत्री अपने जो हैं उनको किस किस देश में किस किस नाम से सम्मानित किया गया, क्या क्या चीजों से सम्मानित किया गया है, उसको जरूर देख लेना। लेक्चर नंबर आपका 4 वहां पर दिया गया है, इसलिए दिखा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, और जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने क्या देखा था कि बी है, नामीबिया में ऐसा जो है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोल्विचिया, ठीक है, और मिराविलिस से विभूषित किया गया। आइए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया की पहली यात्रा थी और 27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। कहाँ की? नामीबिया की। उनको नामीबिया यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मिराविलिस से विभूषित किया गया। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है, इसके बाद निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख दिए गए, एक तरफ देश दिए गए, जैसे कि नो ने टुम्बू नदी नादेतवा, ठीक है, इसको थोड़ा वैसे ने टुम्बू नदी नादेतवा के सामने ब्राजील दिया गया है। लुइस इनासिलो लूला दा सिल्वा के सामने अर्जेंटीना दिया गया है। जेवियर माइली के सामने त्रिनिदाद और टोबैगो दिया गया है। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू के सामने नामीबिया दिया गया है। पूछा इसमें से सही मैच करना है हमें, तो ऑप्शन बी यहाँ का करेक्ट हो जाएगा। आइए इसको मैच कर लेते हैं। जैसे पहले का डी कह रहा है, ठीक है, तो नोटेम्बू नंदी जो है ये प्रमुख उसका देश कहाँ पर है? नामीबिया में है ये। इसके बाद लुइस इनासिलो लूला द सिल्वा ये कहाँ पर है? आपका ब्राजील में है। जेवियर माइली आपका अगर आप देखेंगे तो अर्जेंटीना में है। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू आपका त्रिनिदाद टोबैगो में है। यहाँ पर याद रहेगा, यही चीज आपको एक्सप्लेनेशन में दी गई है, देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है आज का? वर्ष 2024-2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन देशों के सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नामीबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, घाना। 1 और 4, 2 और 3, 1, 2 और 4, उपयुक्त सभी। 1 और 4, ठीक है, इन सब में दिया गया है, तो ऑप्शन सी है, यानी कि नामीबिया में दिया गया है, ब्राजील में दिया गया है, घाना में दिया गया है, अर्जेंटीना में नहीं। आइए देखते हैं इसको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह दे रही हूँ, इससे प्रश्न जरूर आएगा। नामीबिया के दौरा पे जब गए थे तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोल्विचिया मारिविलिस दिया गया था, हमने देखा। ब्राजील में इनको सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा दिया गया था? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस प्रदान किया गया। और घाना गए थे तो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया गया है, याद रहेगा।
आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। आगे है अपना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घाना यात्रा के दौरान वहां की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। घाना के फीड घाना कार्यक्रम में भारत की तकनीकी प्रशिक्षण सहयोग देगा। सही उत्तर चुनना, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है और कह रहे हैं कि ये तकनीकी और प्रशिक्षण सहयोग देगा किसको? घाना को। और ये जैसे कि एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना भी घाना में जो है अपना देश करेगा, भारत करेगा घाना में। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। ऐसे प्रश्न आपको यूपीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत देखने को मिलेंगे। कथन ए कहता है कि हाल ही में सीरिया को यूनियन फॉर द मेडिटेरियन में फिर से शामिल किया गया है। कारण कहता है क्योंकि सीरिया की राजनीति स्थितियों में पूरी तरह सुधार हो गया है, जो इसे फिर से सदस्यता दिलवाने का कारण बनी है। ठीक है, कथन ए, कारण आर, अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। यहाँ पर कह रहा है इसका कथन क्या और आंसर सही होगा? अभिकथन ए सही है, लेकिन आर कारण गलत है। आइए देखते हैं कि ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जुलाई 2025 में सीरिया को यूएफएम यानी कि यूनियन फॉर द मेडिटेरियन में फिर से शामिल किया गया। सही बात है, ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है क्योंकि 2011 में सीरिया की सदस्यता निलंबित कर दी गई थी। ठीक है, सीरिया की राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है। ये कथन पूरी तरह से सही नहीं है। सीरिया की राजनीतिक स्थिति अभी भी विवादास्पद और अस्थिर मानी जाती है। वास्तव में जो आपका यूनियन फॉर द मेडिटेरियन है ना, उसमें फिर से शामिल करने का जो निर्णय है राजनीतिक सुधारों के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति और रणनीतिक संतुलन के तहत लिया गया है। स्पष्ट है? आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है आपका, 18वीं ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रशिया या भारत? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रशिया या भारत? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका भारत। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन से इसको समझते हैं। एक्सप्लेनेशन कहती है कि हाल ही में 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 को मध्य रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2026 में भारत में प्रस्तावित है, तो याद रखना है। ब्रिक्स के बारे में अगर समझे तो क्या है, अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 10 देश शामिल है, जैसे ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, जुलाई 2025 में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए? उज्बेकिस्तान और कोलंबिया, ईरान और बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, ताइवान और तंजानिया? ताइवान और तंजानिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान और कोलंबिया हुए हैं। आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। 2025 में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं। इसके सदस्य की संख्या 11 हो गई है। इसके अन्य सदस्य भारत, ब्राजील, चीन, रशिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और अल्जीरिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर स्थापना की बात की जाए तो 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई में है। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है इसका? डिल्मा रोसेफ है। किसके? न्यू डेवलपमेंट बैंक के। स्पष्ट है? आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा बिग ब्यूटीफुल बिल अधिनियम किस देश से संबंधित है? भूटान, यूएसए, जापान, रशिया? भूटान, यूएसए, जापान और रशिया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यूएसए से संबंधित है बिग ब्यूटीफुल बिल अधिनियम। आइए समझते हैं क्या है ये। तो ये एक अमेरिकी कानून से संबंधित है। ये बिल हाल ही में यूएसए में कांग्रेस के द्वारा पारित हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 4 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किया गया। इसमें बड़े पैमाने पर टैक्स की कटौती, रक्षा बजट में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में कटौती जैसी नीतियां शामिल है। तो क्या किस उद्देश्य से है, इसको याद रखना है, यह अधिनियम। ठीक है, अगला है इसके बाद, हाल ही में कौन सा देश अफगानिस्तान तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला भारत का पहला देश बना है? पाकिस्तान, इजराइल, रशिया, अमेरिका? पाकिस्तान, इजराइल, अमेरिका और रशिया। ठीक है, पाकिस्तान, इजराइल, अमेरिका और रशिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रशिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। यहाँ पर वही चीजें दी गई हैं। अगला है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 से संबंधित कौन से कथन सही हैं? अगस्त 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार नीदरलैंड द्वारा दी गई। ये बैठक नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे के नेतृत्व में संपन्न हुई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर ये सही है, पहला गलत है। आइए पहला गलत क्यों है देख लेते हैं। पहला गलत इसलिए क्योंकि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन 24 से 25 जून को द हेग नीदरलैंड में किया गया। ये पहली बार था जब नीदरलैंड ने नाटो शिखर बैठक की मेजबानी की। नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। स्पष्ट रहेगा? आगे बढ़े,
इसके बाद थोड़ा सा और देख लीजिए इसमें, इस बैठक के सदस्य देशों में अगले 10 वर्षों में किस-किस चीज में रक्षा और सुरक्षा संबंधी कुल व्यय को बढ़ाकर जीडीपी का 5% करने का निर्णय लिया। नाटो के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक में ये एक सैन्य गठबंधन है, इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके कुल सदस्य 32 है। स्पष्ट है? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित देशों को वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में रैंक के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना। आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। कोड है आपके 1 2 3 4 3 4 2 1 2 4 1 3 1 3 2 4। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 3 2 4। ठीक है, 1 3 यानी कि आइसलैंड पहले नंबर पर, 1 3 दूसरा आइसलैंड, आयरलैंड 1 3 2 4, फिर इसके बाद आपका ऑस्ट्रिया, फिर आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। एक्सप्लेनेशन देख लें इसका। आइए देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 को ऑस्ट्रिया स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा, देखिए अब दो चीजें, जब भी कोई सूचकांक है ना तो ध्यान क्या रखना है, सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, पहले नंबर पर कौन है, क्या भारत की उसमें स्थिति क्या है, ये देखना है, टोटल कितने देशों में। जैसे ऑस्ट्रिया इससे जो थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस है उसके द्वारा इस इंडेक्स को, जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स जारी किया जाता है, 163 देश इसमें शामिल होते हैं और 23 मात्रात्मक और गुणात्मक संकेतों के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन इसमें अंतर्गत पहले और थर्ड सेकंड नंबर या फिर 1000 या जो भी किस नंबर पर है। ठीक है, इस बार 19वां वार्षिक वैश्विक शांति सूचकांक 18 जून 2025 को जारी किया गया है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। बात करें शीर्ष देशों की, तो आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड। इसको याद करने का तरीका क्या है, पीस की बात कर रहे हैं, ठीक है, शांति वाला सूचकांक है। अब देखिए आइसलैंड, आइस ठंडक, तो दिमाग ठंडा रहेगा तो वहां पर वैसे ही शांति बनी रहेगी ना। तो क्या याद रखना है, शीर्ष देशों में पीस, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में आइसलैंड रैंक 1 पर, आयरलैंड 2 पर, न्यूजीलैंड आपका तीसरे नंबर पर। रैंकों में अंतिम देश में रशिया, यूक्रेन, सूडान इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें भारत की रैंक कहाँ पर है, 115वें स्थान पर। यानी कि टोटल देश कितने हैं इसमें, 163 देशों की श्रृंखला में भारत 115वें स्थान पर है। किसमें, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में। ठीक है, WPI में, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025 के शहर को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ। वियना, कोपेनहेगन, मेलबर्न और जेनेवा है। ठीक है, जेनेवा है। तो इसमें देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कोपेनहेग हो जाएगा। आइए इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। ये ग्लोबल लिवेबिलिटी, जो लिवेबिलिटी सूचकांक है, इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। पहला फैक्ट, कोपेनहेगन डेनमार्क को शीर्ष स्थान हासिल किया गया, जिसमें स्टेबिलिटी, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के पूर्ण अंक शामिल है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। 173 शहरों की सूची में कोई भी भारतीय शहर टॉप 10 में नहीं है। इंपॉर्टेंट है। और भारत में कोई भी प्रमुख शहर रैंकिंग में उल्लेखनीय रूप में नहीं उभरे हैं। और इसमें दशमिक जो सीरिया है सबसे नीचे स्थान पर, यानी कि भारत इसमें कहीं भी नहीं है। भारत भी नहीं है, भारत का कोई राज्य भी नहीं है। ठीक है, और ये लिबरेलिटी जो सूचकांक है इसके आधार क्या है, जैसे स्टेबिलिटी, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूर्ण अंक इत्यादि प्राप्त करना। कोपेनहेगन डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हाल ही में किस समूह के शिखर सम्मेलन में, यहाँ पर देखेंगे किस शिखर सम्मेलन में जो है कनाना स्किस वाइल्ड फायर चार्टर का अनुमोदन किया गया। G20 समूह, G7 समूह, ब्रिक्स समूह, COP27। तो इसमें G7, अब ये बताए मुझे, उसमें बताइए कि G7 समूह क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, क्योंकि आपको बेसिक भी पता होना चाहिए करंट अफेयर्स के साथ। बहुत बहुत करंट से नहीं, बेसिक से पूछ लेते हैं। 51वां G7 शिखर सम्मेलन ये मध्य कनाडा की अध्यक्षता में कनाना स्किम अल्बर्टा में आयोजित किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 51वें G7 शिखर की अध्यक्षता की थी और ये 2025 की प्रमुख उपलब्धि कनाना स्किस वाइल्ड फायर चार्टर का अनुमोदन रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तीसरी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 का आयोजन नीस यानी कि फ्रांस में हुआ। इस सम्मेलन की सह मेजबानी फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन पूरी तरीके से सही है। कह रहे हैं सही उत्तर चुनना है ना, तो यहाँ पर सही उत्तर ये रहा आपका। ठीक है, और इसमें 170 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें से 15,000 प्रतिभागियों की उपस्थिति दर्ज हुई। इस सम्मेलन में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में
विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। अब देखिए इस प्रश्न में ही आपको एक उत्तर मिल गया कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है, कौन से कथन सही नहीं है। इस रिपोर्ट में विश्व की 148 अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। दूसरा कह रहा है विश्व स्तर पर लैंगिक अंतराल का लगभग 69% समाप्त हो गया है। तीसरा कह रहा है वर्तमान गति से पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में लगभग 123 वर्ष लगेंगे। यहाँ पर सिर्फ आइसलैंड पूर्ण लैंगिक समानता हासिल कर सका है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कौन से सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। आइए देखते हैं वो क्या सही है। यहाँ पर 11 जून 2025 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में 148 अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। विश्व स्तर पर लैंगिक अंतराल का लगभग 69% समाप्त हो गया है। ठीक है भाई, और आगे समझते हैं। इसमें वर्तमान गति पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में लगभग 123 वर्ष लगेंगे। ठीक था। अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं कर सका है। आइसलैंड इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आए, जिसने 92.6% लैंगिक अंतराल पाट लिया है। इस सूचकांक में भारत की स्थिति 131वें स्थान पर है, याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमने देख लिया। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में नीति आयोग ने 7 जुलाई 2025 को उत्तर पूर्व क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। इस संस्करण में कितने राज्यों के जिले शामिल हैं? 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8, 9। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 जिले इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर ये एसडीजी के जो 17 लक्ष्य इसमें से 15 के 84 चयनित संकेतों के आधार पर समग्र स्कोर द्वारा रैंक दिया गया है। और यहाँ पर ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, आई दृष्टि की बुक, शाम को 5 बजे जो लाइव आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन से कथन सही है? 2024-25 में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% अनुमानित रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत वर्ष 2025 में लगभग 6.3% से वृद्धि करेगा। सही कोड चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों कथन पूरी तरीके से सही है। यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दे रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य फल उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आपका आंध्र प्रदेश रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एनएसओ जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा 27 जून 2025 को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की गई है। इस दौरान वर्तमान कीमतों पर भारत के जेवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का आयोजन योगदान 17.8% है। और फल उत्पादक शीर्ष राज्य जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है। सब्जी उत्पादक शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा यूनिकॉर्न विश्व का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न बना है? ओपन आई, ठीक है, एआई, स्पेस एक्स एआई और एंट ग्रुप। ठीक है, स्पेस है और एंट ग्रुप। तो इस प्रश्न का उत्तर है स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है। पहला कथन, जारी विश्व के यूनिकॉर्न स्टार्टअप की रैंकिंग है। और ये 6 जून 2025 को ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी किया है, जो इसका 7वां संस्करण है, यानी कि 6 संस्करण आ चुके हैं। 2017 से इसको जारी किया गया है। और वैश्विक स्तर पर ये रिकॉर्ड 1523 यूनिकॉर्न चिन्हित किए गए हैं, जो कि 52 देशों में 307 शहरों में फैले हुए हैं। थोड़ा सा और समझते हैं। इसके बाद कह रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यूनिकॉर्न की संख्या में सबसे आगे है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आप देखेंगे चाइना है आपका, दूसरे स्थान पर चाइना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे भारत 64 यूनिकॉर्न, यूके 61, जर्मनी 36 यूनिकॉर्न। तीसरे स्थान पर भारत, फिर चौथे स्थान पर आपका यूके और 5वें स्थान पर जर्मनी है। ठीक है, इस यूनिकॉर्न संख्या के मामले में बेंगलुरु भारत में प्रथम स्थान पर है और वैश्विक रैंकिंग में 7वें स्थान पर यूनिकॉर्न हब शहर रहा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न इस वर्ष स्पेसएक्स बन गया, जिसका मूल्यांकन लगभग $350 बिलियन डॉलर है। ठीक, याद रहेगा। चलिए, यही चीजें यहाँ पर दी गई। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो को यहाँ पर इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे फिर से हम, क्योंकि मैं वैसे मंडे टू सैटरडे कराती हूँ ये सीरीज, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब संडे को भी आए। रीजन क्योंकि संडे को ये है ना, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत नियर है, तो एटलीस्ट संडे को भी ये क्लास मिलेगी सुबह 10 बजे। आज 5-10 मिनट लेट हुआ, लेकिन कल से आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।